हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। फ्रैक्टल एनालिटिक्स लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिला, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, लास्ट डे है तो क्या डिसीजन लें, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ जो 9 से ओपन हुआ था और 11 को क्लोज किया जा रहा है। 16 फेब को लिस्टिंग डेट रखा गया है। ₹1 का फेस वैल्यू, 857 टू 900 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 16 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन है। बुक बिल्ट आईपीओ 2834 करोड़ का इशू साइज, 3.1 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया है, जो कि फ्रेश कैपिटल 1023 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 1810 करोड़ का किया जा रहा है। अगर हम बात करें इस कंपनी के आगे अगर देखा जाए तो अगर बात करेंगे, बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। 85 रुपीज का मतलब कि एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया है। अलॉटमेंट डेट 12 फेब का, 13 को रिफंड से लिस्ट किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें ऑफर जो दिया गया, क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है, जो कि 29.2% का, बिग एचएनआई 9.8%, स्मॉल एचएनआई 4.9%, रिटेल में 9.8% का, एम्प्लॉय में 2.34% ऑफर दी गई है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 16 शेयर्स मिलेंगे, 14.4 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई सॉरी स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 69 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 70 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ, अगर रिटेल में 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट आपको ओनली 1 लॉट होगा। स्मॉल एचएनआई में या बिग एचएनआई में 10 टाइम होता है तो स्मॉल एचएनआई में ओनली 14, ये सॉरी स्मॉल एचएनआई में ओनली 14 लॉट अलॉट होगा, बिग एचएनआई में ओनली 70 लॉट अलॉट होगा। अगर 10 टाइम सब्सक्राइब होता है तो एंकर से 1248 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो कंपनी में जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, क्यूआई कोई बिल्कुल खास सब्सक्राइब नहीं हुआ। क्यूआईबी में ओनली 3% का, 2.4 लाख शेयर्स बीट किया, 21.7 करोड़ का। बिग एचएनआई 19% सब्सक्राइब है, 5.9 लाख शेयर्स बीट किया, 53 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 7% सब्सक्राइब है, 1 लाख शेयर्स का बीट किया, 9.5 करोड़ का। रिटेल में 18% ओनली सब्सक्राइब है, 5.4 लाख शेयर्स बीट किया, 49 करोड़ का। एम्प्लॉय में 4% सब्सक्राइब, 27,000 शेयर्स बीट किया, 2.4 करोड़ का। टोटल हुआ 9% का, मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन जो 9% का मतलब 1/10 टाइम से भी लोअर सब्सक्राइब किया गया है। 15.1 लाख शेयर्स बीट किया, 135 करोड़ का बीट हुआ है। मतलब कोई खास सब्सक्राइब नहीं किया है इस आईपीओ में। अगर देखिए बहुत ही नेग्लिजिबल सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। 2 डे सब्सक्रिप्शन जीएमपी 7 रुपीज का है, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट मतलब कि 1 to 2% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 907 रुपीज की एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 112 रुपीज के एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको सिंगल लॉट में मिल सकता है। बिजनेस में मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ। देखिए कंपनी वैसे बता देता हूँ, ये रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ ग्लोबल इंटरप्राइज, जो कि सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है अपने इनसाइट बेस्ड और इनसाइट के साथ, जो कि एआई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, और इसके मार्की ग्लोबल क्लाइंट्स को सर्व कर रहा है कंपनी। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल देखिए तो बॉटम लाइन जो है ना, इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है। 24 में लॉसेस फेस करना पड़ा, जबकि टॉप लाइन अच्छी ग्रोथ है। और अभी जो फर्स्ट हाफ में 1594 करोड़ का रेवेन्यू, लेकिन 71 करोड़ का प्रॉफिट है। लेकिन जो रिसेंट फाइनेंशियल अगर देखिएगा तो उसके बाद रिसेंट फाइनेंशियल थोड़ा सा लोअर देखने को मिल रही है। प्रॉफिट टॉप लाइन तो ग्रोथ है नो डाउट, लेकिन जो बॉटम लाइन है ना, लोअर देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट में फर्स्ट हाफ में भी लोअर देखने को मिला है 25 के कंपैरिजन में। उसके अलावा अगर देखिए तो ये फर्स्ट एआई सॉल्यूशन है जो कि कंपनी पब्लिक होने जा रहा है। इससे पहले भी कोई भी कंपनी जो कि एआई सर्विस प्रोवाइड करता है, कोई कंपनी लिस्टेड नहीं हुआ, इसलिए इसको हम पीयर कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात की कंपनी जो है ना, ये अगर देखा जाए तो एक अच्छी अपडेट है गाइस, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका सब्सिडियरी है फ्रैक्टल यूएसए, इसमें इन्वेस्टमेंट करके जो कि लोन पेमेंट करना चाहता है, पर लैपटॉप्स का परचेज करना चाहता है, न्यू ऑफिस प्रेमिसेस का सेटअप करना चाहती है, प्लस इन्वेस्टमेंट करना चाहती है फ्रैक्टल अल्फा मार्क के अंडर R&D और सेल्स एंड मार्केटिंग में। ये फंडिंग करना चाहते हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ को, जिससे अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन और अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स के थ्रू और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। और RONW 3.6, RO और PAT मार्जिन है 4.5, EBITDA मार्जिन 11.9% का, PB है 8.6 और पी रेशियो 65.5 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 18.2% का, मार्केट कैप 15,473 करोड़ के अराउंड होगा। कंपनी का फाइनेंशियल जो रखा गया है,
तो गाइस एग्रेसिव बहुत ज्यादा प्राइस रखा गया है आईपीओ का, मतलब कि ओवरली प्राइस रखा गया है आईपीओ का। लेकिन गाइस ये फर्स्ट मूवर है पोस्ट लिस्टिंग, जो फर्स्ट मूवर अट्रैक्ट कर सकता है इन्वेस्टर्स को, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है इसके वजह से। अगर हम बात करें रेवेन्यू स्प्लिट करें अगर सेगमेंट वाइज, तो गाइस मेनली कंपनी फ्रैक्टल एआई से जनरेट कर रही है। 97.4% का कंट्रीब्यूशन इसका रेवेन्यू अकेले सिर्फ यही मतलब कि सेगमेंट से जनरेट करता है। और वही फ्रैक्टल एआई सेगमेंट की बात करें तो गाइस जिसमें भी सीपीजीआर और टीएमटी ये दोनों से रेवेन्यू जनरेट करे, जो कि सीपीजीआर से 37.5% और टीएमटी से 27.2% का कंट्रीब्यूशन इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है टोटल का। और मेनली कंपनी अमेरिका से रेवेन्यू जनरेट करता है, जो कि 65.8% का अमेरिका से रेवेन्यू जनरेट करता है, और यूरोप से ओनली 21% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और अगर हम बात करें गाइस कंपनी ग्लोबल डीएआई मार्केट जो होगा 30 फाइनेंशियल ईयर तक, एस्टिमेट बताया जा रहा है कि 310 यूएस बिलियन डॉलर तक जो है पहुंच जाएगा। 16.7% सीएजीआर साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट बताया जा रहा है। और वैसे अगर देखा जाए तो कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है गाइस, स्टॉक एक्सचेंज ग्लोबल कंपनीज हो या फिर इंडियन कंपनीज हो, कोई भी लिस्टेड नहीं है। शॉर्ट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ में ये वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है एआई डेटा, एआई ड्राइवन डेटा एनालिटिक्स और डिसीजन साइंस सॉल्यूशंस के लिए में अगर देखा जाए तो एंटरप्राइज के लिए, जो कि कैपेबिलिटीज है एआई, एमएल, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, जो कि डेटा इंजीनियरिंग और स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी फाउंडेशन और एक्सपर्टाइज है, जिससे क्लाइंट्स के को जो है कॉम्प्लेक्स डेटा से इनसाइट को अनलॉक करने में हेल्प कर रही है, जो कि एक हाई ग्रोथ एरिया है, क्योंकि बिजनेस जो है डिजिटलाइज हो रही है, ऑटोमेट डिसीजन वर्कफ्लो जो बढ़ रहा है, हाई ग्रोथ है इसकी वजह से। प्लस डाइवर्स ग्लोबल क्लाइंट बेस है अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे बीएफएसआई, रिटेल, सीपीजी, हेल्थ केयर, टेक, मैन्युफैक्चरिंग, जिससे डिपेंडेंस जो है ना सिंगल इंडस्ट्री पर रिड्यूस होता है। रिकरिंग रेवेन्यू पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म एनालिटिक कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ, सब्सक्रिप्शन सर्विसेज से और क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस के साथ। और वीकनेस की बात करेंगे तो अगर लार्ज ग्लोबल आईटी सर्विस और एनालिटिक फर्म से कंपेयर करें जिनके पास ब्रॉडर सर्विस पोर्टफोलियोज और डीपर कंसल्टिंग आर्म्स है, तो इनके कंपैरिजन में बहुत ही छोटी कंपनी है, जिसके कारण ब्रांड विजिबिलिटी जो है लिमिट कर रहा है। और रेवेन्यू भी जो है प्रोजेक्ट डिपेंडेंट है, और वेरिएबिलिटी जो कि वेरिएबिलिटी के साथ जो कि क्लाइंट स्पेंडिंग और लॉन्ग सेल्स साइकिल्स पर है। और हाई डिपेंडेंस है हाई क्वालिटी टैलेंट पर, जिसमें एट्रिशन और सिग्निफिकेंट हायरिंग चैलेंजेस अगर हो सकता है, जिससे डिलीवरी और ग्रोथ को अफेक्ट कर सकती है। प्राइसिंग प्रेशर लगाया जा सकता है एनालिटिक्स में, कंसल्टिंग में। रीजन क्या है कि बोथ टेक जाइंट्स और बुटीक स्पेशलिस्ट में से कंपटीशन होने के कारण। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग सेक्युलर ग्रोथ ट्रेंड देखने को मिल रहा है एआई, डेटा एनालिटिक्स, एमएल, ऑटोमेशन अडॉप्शन में इंडस्ट्रीज के अंदर अगर देखा जाए तो, जिससे एडवांस्ड एनालिटिक्स सर्विसेज के लिए जो डिमांड है उसको एक्सेलरेट कर रही है। प्लस क्लाउड नेटिव एनालिटिक्स में भी एआई ऑप्स, डेटा ड्राइवन मॉडर्नाइजेशन, एम्बेडेड एआई वर्कफ्लोज में भी एक्सपैंड कर रहा है एंटरप्राइज कस्टमर्स के लिए। और कंपनी जो इंटरनेशनल प्रेजेंस क्रॉस सेल में का ग्रो करने का पोटेंशियल है नई मार्केट में, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया पैसिफिक में। और अगर हम बात करें गाइस तो पार्टनरशिप किया है क्लाउड एंड एसएएस प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर के साथ, जिससे सॉल्यूशन डेप्थ और रिकरिंग रेवेन्यू स्ट्रीम्स को एनहांस करने में हेल्प कर सकता है। थ्रेट की बात करें तो इंटेंस कंपटीशन और लार्ज आईटी सर्विस फर्म से। देखिए लिस्टेड में तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन गाइस ऐसे मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर है। ग्लोबल कंसल्टेंसीज हो गया, स्पेशलाइज्ड एनालिटिक्स बुटीक्स हो गया, और जिससे क्या प्राइसिंग और मार्केट शेयर प्रेशर पोज कर रही है। और रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज होता है एआई एमएल डिमांड में, जिसमें कंटिन्यूअस आर एंड डी का इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा रेलिवेंट में स्टे करने के लिए। इकोनॉमिक डाउन टर्न होता है तो गाइस इंटरप्राइजेस को लीड कर सकता है एनालिटिक्स इन्वेस्टमेंट्स में डिले करना, या फिर बजट को रीएलोकेट कर सकती है। और डेटा प्रिवेसी, और अगर हम बात करें डेटा प्रिवेसी, रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस और एथिकल एआई नॉर्म्स, जिसके कारण इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। वही फाइनल डिसम्पेयर कॉन्टेक्सनल लार्ज ग्लोबल से कंपेयर करेंगे तो गाइस ये बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड है एडवांस्ड एनालिटिक्स और एआई में, जो कि एडवांटेज लाई कर रहा है डीपर एक्सपर्टाइज पर, लेकिन स्किल छोटा होने के कारण थोड़ा सा इंपैक्ट कर सकता है, फंडिंग का थोड़ा सा इंपैक्ट हो सकता है गाइस। लेकिन अगर हम बात करें मिड टीयर से कंपेयर करेंगे तो गाइस टेक्नोलॉजी डेप्थ, डोमेन एक्सपर्टाइज पर जो है कम्पीट कर रहा है, और जो एक्शनेबल इनसाइट डिलीवर करने की एबिलिटी है इस पर कम्पीट कर रहा है। लेकिन एग्जीक्यूशन क्वालिटी, क्लाइंट एंगेजमेंट जो कि इसके की डिफरेंशिएटर है कंपनी का। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ जो है ना ये पूरी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है टेक ड्राइव एनालिटिक्स, एआई सर्विसेज प्ले, जो कि टाइड है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डिमांड पर। और ग्रोथ डिपेंड करता है पूरी तरह से क्लाइंट एक्विजिशन, टैलेंट रिटेंशन और इनोवेट के एबिलिटी पर कंपटीशन होने के कारण गाइस। तो ओवरऑल अगर बात कीजिए प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ, तो आप जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।